जय हिंद दोस्तों। नमस्ते। चलिए आज की क्लास हम क्लास 12th का पहला लेसन चल रहे हैं विद्युत आवेश। विद्युत आवेश के हम दो क्लास कर चुके हैं। पहला क्लास में विद्युत आवेश के परिचय था। दूसरा क्लास में विद्युत आवेश के मूलभूत गुण और उसका जो सिद्धांत है, संरक्षण के नियम, ये सब हो चुका है। आज जो हम लोग करेंगे, आज क्लास थ्री पार्ट थ्री है। यहाँ पर हम लोग कूलम के नियम के बारे में देखेंगे। आप लोग क्लास 10वां भी देखे होंगे, एल क्लास 10वां का भी है और इंटर का भी, इसलिए आप लोग आज कूलम के नियम पर ध्यान दीजिए। कूलम के नियम क्या है? सबसे पहले कूलम का नियम लाया किसने? यूरोप महादेश के फ्रांस देश में, फ्रांस देश में एक वैज्ञानिक का नाम है चार्ल्स अगस्टिन कूलम। चार्ल्स अगस्टिन कूलम पूरा नाम वैज्ञानिक का है। उन्होंने ही जब देखा दो वस्तुओं को एक दूसरे जगह रखकर, तो उसमें कुछ बल लग रहा है और एक दूसरे की ओर आकर्षण कर, मैंने एक दूसरे की ओर ज़्यादा बल आकर्षण कर रहा था। तभी इन्होंने एक नियम, इस कूलम का नियम दिया। जब देखा दो वस्तुओं को रखकर, जैसे इन दो वस्तुओं को रखकर देखा, तब इनको पता चला कि इन दो आवेश को रख, इन दो आवेशों के बीच कोई बल लगता है। अगर ये दोनों आवेश प्लस माइनस है तो इन्होंने कहा कि ये आकर्षण बल लग रहा है। पर अगर ये दोनों प्लस माइनस, सिर्फ प्लस या तो माइनस से दोनों हो, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर प्रतिबल, कर्षण बल लगेगा। तो बात यहाँ ये नहीं ना कि बल लग रहा है, पर बल मजबूत है या कमज़ोर है। तो इन्होंने बताया कि जो बल लग रहा है वो बल है जो आवेश की बीच की दूरी पर भी निर्भर करता है। क्योंकि आवेश की बीच की दूरी अगर ज़्यादा रहेगा तो बल कम लगेगा, अगर आवेश की बीच की दूरी कम रहेगा तो बल ज़्यादा रहेगा। सिंपल सी बात है। चाहे तो आकर्षण बल हो चाहे प्रतिकर्षण बल हो, अगर दूरियां कम रहेगी तो बल को ज़्यादा लगाना पड़ेगा, अगर दूरियां कम रहे ज़्यादा रहेगा तो बल बहुत ही कम लगेगा। सिंपल सी बात है। अगर एक आदमी यहाँ है और एक यहाँ, अगर प्रतिकर्षण करना होगा तो ये दोनों एक दूसरे को विपरीत आएगा, एक इधर आएगा एक इधर आएगा। तो यहाँ दोनों की तरफ से तो बल लगेगा, वो तो पहले से बहुत ही दूर है। अगर दोनों एक जगह रहता तो इससे कम बल, इससे ज़्यादा बल इसमें लगाना पड़ता, और इसमें क्या है, कम बल लग रहा है। अगर आकर्षण करना होगा तो यहाँ पर वाला जो बल रहेगा, ये दोनों अपने एक दूसरे की ओर आकर्षण करना चालू करेगा। लेकिन आकर्षण में जब दूर में रहता है तो थोड़ा धीमा बल लगता है, बहुत ही कम बल लगता है। चंबुक देखते होंगे कि ऐसे चंबुक दिखाएं इस प्रकार से तो इतना परसेंट अगर मिल जाता है। कहीं चंबुक ऐसा भी होता है कि दूर रहने पर एक दूसरे से नहीं मिलता, क्योंकि उसको बल मिल ही नहीं पाता है। बस इन्होंने भी इसी पर इन्होंने नियम दिया। इन्होंने कहा, इनका कथन जो है कूलम साहब का, वो कथन ये है कि दो आवेशों के बीच की दूरी यदि अस्थिर हो तो उनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इनका कहने मतलब ये हुआ कि अगर दो आवेशों के बीच, अगर ये दोनों Q1 और Q2 के बीच अगर बल लग रहा है और इन दोनों पर आवेश सेम हो, अस्थिर हो, तो इनके जो ये दूरी, आकर्षण और प्रतिकर्षण, इनके बल के समानुपाती हो। गुणनफल करने के बाद ये बल जो है इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती है। ये पहला कथन बोले कूलम साहब। दूसरा हम क्या कहें कि इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरियां हैं, इस दूरी पर भी इन दोनों बलों पर निर्भर करता है। जैसे अगर दूरियां R है
तो जो दूरी है इसका व्युत्क्रमानुपाती मैंने 1 करके नीचे करके उतना बल के बराबर होता है। और ये भी कूलम साहब बोले। और एक क्या बोले कि दोनों के गुणनफल के यानी दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर परिणाम को हम कूलम साहब बोले पहला कथन में। तो इनका व्यंजक इनको सिद्ध करते हैं कि आखिर दोनों में आया क्या इनका, तो सिद्ध करने से पहले व्यंजक लिखते हैं। व्यंजक में क्या लिखेंगे? व्यंजक में ये लिखना पड़ेगा कि Q1 और Q2 और Q2 दो अस्थिर आवेश है। इन दोनों r दूरी पर है। इनके बीच F बल लगता है। इनके बीच F बल लगता है तो यह आवेश Q1 और Q2 के बीच F बल लगता है। तो हम इनका पहला कथन से चलते हैं, कथन A से। इनमें क्या कहते हैं कि बल जो है वो समानुपाती है किसका? इन दोनों आवेशों का गुणनफल का। इन दोनों आवेशों के गुणनफल का समानुपाती समीकरण 1 हो गया। फिर B में क्या कहते हैं कि बल जो है अब इनका जो बीच का दूरी है उसका व्युत्क्रमानुपाती वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी कि 1/r²। अब हम लोग चलते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से इसमें क्या करें यानी ये दोनों समानुपातियां जो है एक तरफ वाला F दोनों मिल रहा है। हम लिख सकते हैं F बराबर यानी बल बराबर समानुपाती बराबर नहीं समानुपाती Q1 Q2 r²। क्योंकि वन गुना करेंगे तो Q1 Q2 एक से 1 से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, नीचे r²। अब हम ये तो सम कांस्टेंट वैल्यू नहीं है तो इसके लिए हम बराबर के चिन्ह देकर यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू k ले आते हैं। Q1 Q2 r²। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। Q1 Q2 r² के बाद अगर हम CGS पढ़ते हैं कि हो गया फार्मूला चलाया, अगर हम CGS पढ़ते निकालेंगे तो K के मान 1 हो जाएगा। K के मान जब 1 हो जाएगा तब बल बराबर चलाएगा Q1 Q2 r² गाइन। बल का जो CGS पढ़ती होता है गाइन होता है, SI में न्यूटन होता है। तो फिर हमें इसको SI में लेना होगा। तो SI में लाने से पहले हमको K का मान रखना पड़ता है। तो K का जो कांस्टेंट वैल्यू है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन। इसका वैल्यू हो जाता है 9 × 10⁻9। 9 × 10⁻, इसका क्या होता है तो वैल्यू हो जाता है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो जब हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का वैल्यू निकल चुका है तो हम लोग आगे देखते हैं। मान रख देंगे सीधे F बराबर बल पर Q जो 9 × 4⁻10 10⁻9 × Q1 Q2 r²। ये आ गया हमारा कूलम के नियम का फार्मूला जो है F बराबर Q1/Q2 r²।
यहाँ पर एफ के का जो वैल्यू है 1/4 उसका मान 9 × 10⁻10 पर 9 पावर न्यूटन मीटर इन्वर्स होता है, सेम इन्वर्स होता है, न्यूटन मीटर इन्वर्स होता है, इसका वैल्यू होता है। तो इसका हम यस मतलब देखते हैं, तो इसका यस मतलब हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर टाइम -2 कूलम -2। ये क्या है, इसका SI मात्रक है, इसका तो कूलम के नियम का ऐसा मात्रक है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं इसका एक और है एकांक आवेश। एकांक आवेश में कुछ नहीं कहता है, एकांक आवेश में सिर्फ ये करना होता है कि इसका जो वैल्यू हम लोग निकाल के लाए हैं, ये हम लोग के 1 माने, पर एकांक आवेश में हमको दोनों आवेश को बराबर लेके चलना है। आने की कहने का मतलब ये हुआ दोनों आवेश के बराबर का मतलब ये हुआ कि Q बराबर या Q2 बराबर दोनों बराबर 1 होना चाहिए, ये हमको एकांक आवेश दे देगा। और जो दूरियां हैं वो दोनों में उसका भी एक ही मीटर होना चाहिए, तो हमको एकांक आवेश देगा। यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट लिखने के बाद 1/4 पाई, तो एप्सिलॉन नोट का मान तो दिया हुआ है 9 × 10⁻9, अब Q1 और Q दोनों सेम रहेगा, 1 रहेगा, बाई R² 1 ही हो जाएगा। यानी कि जो आएगा वो वैल्यू आएगा 9 × 10⁻9 मीटर एकांक आवेश में। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद। फिर हम आगे देखेंगे अध्यारोपित के नियम पर। जय हिंद।